नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे बेहद खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश ये है कि हम आपको लगातार ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जो राजनीतिक तरीके से खुद को मजबूती से स्थापित करने के लिए भरपूर कोशिश में है और जिनकी कोशिशें कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम को और आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम के बेहद खास मेहमान विनीत अग्रवाल शारदा साहब से। बहुत बहुत स्वागत है विनीत अग्रवाल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अग्रवाल साहब, यूपी चुनाव बिल्कुल सर पर है, ऐसे में हर पार्टी की तरह बीजेपी की भी पूरी कोशिश है कि वो अपने पैर सूबे में अच्छे से जमा पाए, इस राज्य में अपनी एक पुख्ता पहचान बना पाए ताकि न सिर्फ वोटर्स के दिलों को जीत सके बल्कि आने वाले चुनाव में जीत भी हासिल कर सके। क्योंकि आप करीब 20 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से भी बहुत गहराई का रिश्ता है आपका, जड़ों से आप जुड़े हुए हैं, तो पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी की कैसी तैयारी है इस बार यूपी चुनाव में फतेह हासिल करने की। देखिए, 14 वर्ष का हमारा वनवास पूरा हो जाना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का भी 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो जब वो लंका पर विजय हासिल करके आए थे तो उनको राज सिंहासन प्राप्त हुआ था। तो जनता ने अब हमारा 14 वर्ष का 15वां वर्ष शुरू हो रहा है। जनता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कुशासन से उब चुकी है। पहले उन्होंने बसपा को देखा, फिर सपा को देखा, और बसपा और सपा के बाद आज हालात ये हो गए कि जनता उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली, अपहरण की घटनाओं से उत्तर प्रदेश जल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज अगर कुछ हो रहा है तो एक ही उद्योग पनप रहा है और वो उद्योग है अपहरण उद्योग। और रही हमारे भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही नारा दिया और एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। सबके साथ सबके विकास को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं। इधर हमारे युवा सम्मेलन हो रहे हैं, इधर हमारे महिला सम्मेलन हो रहे हैं, इधर हमारे पिछड़ी जाति के सम्मेलन हो रहे हैं। हम और इधर हमारी परिवर्तन यात्रा शुरुआत जिसका 24 दिसंबर को लखनऊ में उसका समापन होगा। पूरे प्रदेश में आज माहौल है भाजपा भाजपा भाजपा। पूरे प्रदेश में आज आम आदमी, आम जनता चाहती है कि तो कोई खास विनीत अग्रवाल साहब, कोई खास स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, कोई खास पॉलिसी बनाई है इस बार यूपी चुनाव को देखते हुए? जनता बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य का आना। उत्तर प्रदेश में राम राज्य उसे कहते हैं कि जहाँ बहन बेटियां आधी रात को भी सड़कों पर सुरक्षित चलते हैं, जहाँ मेरा व्यापारी, जहाँ उद्यमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, जहाँ युवा को रोजगार मिल सके, जहाँ छात्र छात्राओं को वो अपने को शक्ति मिल सके कि वो आगे बढ़ सके, किसान को खेती के लिए पानी मिल सके, बिजली मिल सके, और जब वो उसकी खेती तैयार हो तो उसको अपनी फसल का सही मुआवजा मिल सके, सही उसको धन मिल सके, व्यापारी को अपने व्यापार चलाने के लिए सुरक्षा मिल सके, व्यापार के लिए आज उत्तर प्रदेश में जी। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि यूपी की जनता आपको सुन रही है, समझ रही है? कैसे आपको लगता है कि आप बहुत अपीलिंग है जनता के बीच में? 3.25 साल का माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम को केंद्र में जनता ने देखा। 3.25 वर्ष से हमने जो काम किया उन कामों से जनता खुश। हमने कब वादा किया था कि हम वादों में हमने 70 योजना शुरू करी, जनधन प्रधानमंत्री योजना शुरू करी, 28 करोड़ खाते उसमें खुल गए। हमने 2 लाख रुपए का बीमा 12 रुपए में हमने दे दिया, दुर्घटना बीमा। हमने 330 रुपए में 2 लाख का आम जन बीमा दे दिया। हमने किसानों की खेती के लिए हमने सब्सिडी दे दी। हमने छोटे से छोटा व्यापारी या दुकानदार, आम आदमी व्यापार कर सके अपना, इसलिए मुद्रा बैंक की स्थापना कर दी। 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बगैर गारंटी के आज लोगों को मिलने लगा। हमने उज्जवल योजना शुरू की। जो माता बहनें 70 वर्षों से कोयले में उनकी आंखें फूक जाती थी, आज हमने उनको उज्जवल योजना के तहत हमने उनको सिलेंडर दे दिए, गैस सिलेंडर दे दिए, चूल्हे दे दिए। हमने जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी उन गांवों में हमने बिजलियां दे दी। जिन गांवों में सड़कें नहीं थी, सड़कें भी थी। कांग्रेस की सरकार में 3.25 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी। लेकिन अग्रवाल साहब, ये जो सारी योजनाएं, परियोजनाएं आप बता रहे हैं जो आपने इस देश के आम लोगों के लिए लॉन्च की हैं,
ये आप कह रहे हैं, आपने लॉन्च किए हैं, ये कैसे यकीन है आपको कि जनता वाकई उन सब चीजों को दिल से स्वीकार कर रही है और जनता को ये लग रहा है कि हाँ बीजेपी ने हमारे लिए कुछ किया है? ये जो हमने योजनाएं लागू की, ये हमने प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। पिछली सरकारें योजनाएं लागू करती थी, उनकी सरकार चली जाती थी, 5 साल में योजना जमीन पर नहीं आती थी। हमने जब योजना शुरू कर दी तो उनके रिजल्ट आने शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश में हमने गांव-गांव बिजली पहुंचा दी, उत्तर प्रदेश में हमने गांव-गांव में सड़कें पहुंचा दी, उत्तर प्रदेश में हमने किसानों को राहत दी। वो तो उत्तर प्रदेश की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार केंद्र की परियोजनाओं को लागू नहीं कर रही है, उन पर रोक लगा रही है। इसके बावजूद हर गांव में आपने बिजली पहुंचा दी, तो राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है इसमें? सरकार का ये एक योगदान है उत्तर प्रदेश की सरकार को ठगना, उत्तर प्रदेश की जनता का बेवकूफ बनाना। उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली, अपहरण की घटनाओं से उत्तर जल रहा है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 9,887 उद्योग पिछले 4.5 वर्षों में पलायन कर गए। 14,723 लूट डकैती की घटनाएं हो गई। 12,772 5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की महिलाओं सब बलात्कार की घटनाएं हो गई। 13,988 चोट वसूली, रंगदारी की घटनाएं, 8,942 अपहरण हो गए और 11,432 हत्याएं हो गई। और आपका 11,000 हत्याएं हो गई, 28,948 चोरी की घटनाएं दुकानों पे और घरों में हो गई। और आपका 39,725 घटनाएं आपके हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की। हम उत्तर प्रदेश के हालात वो कर दिए। युवा मुख्यमंत्री का नाम मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, उनके बेटे को लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, 222 सीटें उत्तर प्रदेश में दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को ठगा। उत्तर प्रदेश में आज अगर कोई उद्योग पनप रहा है तो वो एक ही उद्योग है, अपहरण उद्योग। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। चाचा भतीजों की लड़ाई ने विनीत साहब, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेलियर आप बता रहे हैं यूपी सरकार को, लेकिन एक विकासवादी चेहरा वो सामने ला रहे हैं, उससे आप कैसे फाइट करेंगे? जाहिर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, आप इससे सहमत नहीं होंगे। आपका होमवर्क भी बहुत तगड़ा है जो मुझे नजर आया, बताएं। आपने विकास की बात की, इन्होंने 100 नंबर के मोबाइल गाड़ियां शुरू करी। 75 जिलों का मेरा सूबा है, 75 जिलों का मेरा प्रदेश। 100 नंबर की गाड़ियां 3 साल पहले करते तो मैं जानता, और अब करी तो 17 जिलों में चल रही है वो भी। 75 जिलों में 17 जिलों में तुम्हारी गाड़ियां चल रही है, पूरे राज्य में लागू नहीं किया। 17 जिलों में वो भी, और 17 जिलों में जिन जिलों में चल रही है वहां के थानेदार कह रहे हैं या तो रिपोर्ट 100 नंबर पर लिखवा दो या रिपोर्ट हमें लिखाओ, तो जनता ठगी की ठगी जाएगी। नंबर 1, इन्होंने अभी एक योजना लागू करी, वो गंगा एक्सप्रेस, पूरा योजना अभी उसको 4 महीने पूरी होने में लगने हैं। तो उद्घाटन करना था, इनको मालूम था अखिलेश साहब को दोबारा तुम्हें आना नहीं है, इसलिए उद्घाटन कर दिया। कानपुर में एक इनका वो पुल तैयार हुआ तो वो टूट गया, फ्लाईओवर हुआ। उनके जो अधिकारी कह रहे हैं इस परियोजना को 2-2.5 साल होने में लगते हैं, हमने इसको बहुत जल्दी 4 महीने में तैयार कर दिया, इसलिए पुल टूट गया। तो ये इनकी परियोजना है जी, ये जल्दबाजी में चाचा भतीजे बेवकूफ बना रहे हैं जनता का। आपने अभी बातचीत में एक चीज कही विनीत अग्रवाल साहब, हो सकता है कि हमारे दर्शकों के मन में भी जिज्ञासा उठ रही हो। आप जब भी आंकड़े बता रहे थे यूपी सरकार की असफलता के, आपने तमाम आपराधिक मामले बताए, आपने एक शब्द लिया कि हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़खानी के या बदतमीजी के ये मामले सामने आए। आपको नहीं लगता कि आपने जो एक इमेज अपनी बना रखी है, एक कट्टरवादी हिंदुत्ववादी सोच के एक शख्स की, एक नेता की, वो नुकसान पहुंचा सकती है आपको? क्योंकि आप लोग सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग हैं। ये विषय ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना, सबका साथ सबका विकास। हम उस मुहिम पर चल रहे हैं, परंतु उसके बावजूद माथे पे तिलक लगा के, हाथों पे कलावा बांध के, एक विशेष समुदाय के लोग मेरी हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते, गौ माता को काटते हैं। और वही लोग आज पूरे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, आपका मुरादाबाद का कांट का दंगा हो, और कितने सारे 400 दंगे इस सरकार में हो गए, हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़खानी घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार उसकी जवाबदेह है। इसका जवाब इनको 22 करोड़ जनता को 2017 के चुनाव में देना पड़ेगा। जी अग्रवाल साहब, तो क्या उत्तर प्रदेश की बाकी बहन बेटियां जो हैं, जो हिंदू समुदाय से अलग हैं, वो क्या बेफिक्र ना हो कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हम भी महफूज रहेंगे, हम भी सुरक्षित होंगे? उनकी सुरक्षा की बात नहीं की आपने। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अकेली पार्टी है जो हिंदुओं,
मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसमें भेदभाव नहीं करती। इसका जीता जागता सबूत हमने कहा तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक का नियम खत्म होना चाहिए। मेरी मुस्लिम बहन बेटियों को वो सम्मान मिलना चाहिए जो हिंदू बहन बेटियों को है। कि 3 तलाक क्यों? दुबई में बैठ के कोई व्यक्ति कहता तलाक तलाक होता है, कोई पत्नी अपने पति से पैसे मांगती घर खर्चे के लिए, वो कहता तलाक तलाक हो जाए, तो क्या मतलब है? क्या उस बहन बेटी का, एक मुस्लिम बहन बेटी का यही दुर्भाग्य है कि वो मुस्लिम घराने में पैदा हुई है? यही उसका दुर्भाग्य है कि तलाक 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 का तो ये मुगलों का जमाना चल रहा है। आपके जिन जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर ये नियम नहीं है, पाकिस्तान में ये नियम नहीं है, ईरान में ये नियम नहीं, बाकी नहीं, तो भारत में क्यों? और आपके कुरान में ये नहीं लिखा इनकी, जो इनकी कुरान में नहीं। और अब तो कोर्ट ने कह दिया जी, अभी कोर्ट ने कहा कि ये नहीं उनसे तो भारत, हमने कहा लेकिन अग्रवाल साहब, अगर मुसलमान समुदाय के लोग खुद ये कहते हैं कि शरिया कानून में आप या कोई और दखल ना दे, तो फिर उनकी बात मानने में बुराई क्या है? भारत का लोकतंत्र है, ये मुगलों का जमाना नहीं चल रहा। वो जो फतवे जारी करने वाले मुल्ले मौलाना हैं, सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए ये बात करते हैं। उस मुस्लिम बहन बेटी के दिल से तो पूछिए, जो 22 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र जिसको तलाक दे दिया जाए, उसको दोबारा शादी करने की हालत तो पूछिए उसके दिल पे क्या गुजरेगी? वो क्या उसको बहन बेटी का अधिकार नहीं है? ठीक है, एक और बड़ा अहम सवाल, क्योंकि आपने अपनी इमेज एक वैसी बनाई है, अपनी एक छवि वैसी बनाई है कि आप कट्टर हिंदुत्ववादी सोच रखने वाले एक नेता हैं, बीजेपी से 20 सालों से आपका ताल्लुक रहा है। आपका एक और नारा बड़ा मशहूर है, हम 2 हमारे 5। इसके बारे में जरा विस्तार से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, खुद आपकी ज़बान। मेरा व्यक्तिगत है, ये पार्टी से कोई मतलब नहीं, पहले मैं बता। मेरा व्यक्तिगत है, कुछ व्यक्तिगत आदमी की अपनी इच्छाएं होती है, अपनी सोच होती है, अपना एजेंडा होता है। मैंने ये कहा है, और ये अब तो मुस्लिम बहन बेटियां भी करने लगी। मुस्लिम कहते हैं मैं 1, मेरी 3, मेरे 18। वो कहते हैं मैं 1, 3 में शादी करूंगा, 4 शादी करूंगा, 18 बच्चे पैदा होंगे। हिंदू कहता है हम 2 हमारे 2, अब तो हम 2 हमारे। मैं कहता हूं आप अपने, या तो सरकार ये नियम बना दे, कोई भी सरकार हो, कि सबका एक नियम हो, सबके बच्चे बराबर हो। नहीं तो हिंदुओं से मेरी अपील रहती है, हम 2 हमारे 5 के सिद्धांत को अपनाओ। कम से कम 5 बच्चे पैदा करो, एक बच्चे को बचपन से राजनीतिक ज्ञान सिखाओ, एक बच्चे को अपनी बहन बेटियों को सम्मान की रक्षा के लिए बचपन से लोहा खरीदना सिखाओ, एक बच्चे को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बना के अमेरिका, लंदन बना भेज के भारत में रहने की शिक्षा दो। और एक बच्चे को कहो कि शारदा जी आप व्यापारियों की राजनीति करते हैं, तो एक बच्चे को घर परिवार चलाने के लिए व्यापार में डालने की शिक्षा दो, और एक बच्चे को देश की रक्षा के लिए उसको सेना में भेजो। इसलिए मैं कहता हूँ हम 2 हमारे 5 के सिद्धांत को अपनाओ। नहीं तो 25 साल के बाद बच्चे पूछेंगे पापा बुआ कौन होती है, मौसा कौन होता है, मौसी कौन होती है, चाचा कौन होते हैं, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा एक होगा, बच्चे 2 होंगे, कहाँ से मामा आएगा, कहाँ से मौसा आएगा, कहाँ से बुआ हो जाएगी, सारे रिश्तेदार के रिश्ते खत्म हो जाएंगे, और फिर मेरी भारत माता रोएगी जी। फिर भारत के टुकड़े होंगे, फिर दूसरे पाकिस्तान की मांग उठेगी। इसलिए उस जड़ को खत्म करने के लिए पहले ही मेरा कहना है हम 2 हमारे 5 के सिद्धांत को अपनाओ। नहीं तो एक भारत में एक झंडा और एक नियम होना चाहिए, तुम्हारे भी 2 हमारे भी 2, जब चलेगा जी। बहुत सालों से राजनीति में एक्टिव हैं आप शारदा साहब, और बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश के। व्यापारियों का रुझान आपको कैसे मिल रहा है इस चुनाव में? आपको लगता है कि व्यापारी जी जान से आपके साथ हैं? देखिए, किसान और व्यापारी दोनों मेरे देश के रीढ़ की हड्डी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी जो व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करती है। आज व्यापारी ये चाहता है कि वो सुकून से, जब वो सुबह अपने घर से निकले, अपनी दुकान पे पहुंचे, तो सुकून से अपने घर वापसी पहुंच जाए। पर आज हालात ऐसे नहीं है। सब बसपा अगर चोर साबित हुई थी तो सपा डकैत साबित हुई। बसपा और सपा में कोई फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। आज व्यापारी को सुरक्षित माहौल चाहिए, कानून व्यवस्था सही चाहिए, करों का जाल नहीं चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में बेड की दरें सबसे ज्यादा हैं। आज जो वस्तु उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं होती, जीरा और सिंगारा जैसी वस्तुएं जो मेरे प्रदेश में पैदा नहीं थी, उस पर मैं अखिलेश यादव में टैक्स थोप दिया 10 वस्तुओं पे। तो आज मेरे व्यापार जो मंडी शुल्क मेरे बगल के मुल्कों में, बगल के प्रांतों में नहीं, चाहे बिहार में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, आपके इधर उत्तराखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क लगा दिया खदान वस्तुओं पे। तो ये क्या उत्तर प्रदेश के व्यापारी के साथ ये सरकार सोचकर व्यवहार क्यों कर रही है? व्यापारियों को अगर कोई सरकार सुरक्षा दे सकती है, उनको
मान सम्मान दे सकती है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। व्यापारी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बने तो व्यापारी को वो राहत मिलेगी, वो सुरक्षा मिलेगी, करों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा। हमने कहा था हम जीएसटी लाएंगे तो हम गुड्स एंड सर्विस जीएसटी में लाने जा रहे हैं। जीएसटी आएगा, करों के जाल से व्यापारी को छुटकारा मिल जाएगा। एक टैक्स होगा, एक दर होगी, अब व्यापारी को राहत मिलेगा, आम जनता को राहत मिलेगी, पूरे भारत की जनता को राहत मिलेगी। तो आप लगातार संपर्क में रहते होंगे अलग अलग किस्म के व्यापारियों से उत्तर प्रदेश में, क्या कहते हैं वो लोग? ये एक तबका है, व्यापारी तबका जो है वो जो मौजूदा सरकार है समाजवादी पार्टी की, उससे कैसे परेशान है? आप तक क्या फीडबैक देते हैं वो, और आपको कैसे लगता है कि आप उन समस्याओं को दूर करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी व्यापारी विरोधी मानसिकता की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में व्यापारियों का न मान है, न सम्मान है, न स्वाभिमान की रक्षा है। व्यापारियों को ठगने का काम इन्होंने किया, उसका जीता जागता सबूत 3 बार इनके पिता मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, पहली बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बने। 14 वर्षों में चाहे मायावती सरकार, टाटा, अंबानी, बिरला जैसे उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में आता के उद्योग नहीं डाला। बड़ा उद्योगपति उत्तर प्रदेश की ओर झांकता बने, कारण उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त होना, उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर राज का हावी होना, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से करों का जाल होना। उत्तर प्रदेश की सरकार व्यापारी को और उद्यमी को तो एक मगरमच्छ की तरह मगरमच्छ की तरह निगलने का काम करती है। इस मगरमच्छ के मुंह से अगर निकालने का काम अगर करेंगे तो हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमें व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करनी है, उसको हम करेंगे। जी, तो व्यापारी वर्ग के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? सबसे पहले तो जीएसटी हम लाके रहेंगे। जीएसटी लाएंगे तो पूरे देश का कर प्रणाली एक होगी। नंबर 1, जो जिस तरीके करों का जंजाल है इससे छुटकारा दिलाएंगे। नंबर 2, कानून व्यवस्था जो बिखरी हुई उसको सही करेंगे। 24 घंटे बिजली देंगे, सड़कें देंगे, व्यापारियों को वो राहत देंगे जो व्यापारी चाहता है। व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। व्यापारी अपने आप को उत्तर प्रदेश में राहत महसूस करके ये करेंगे। उत्तर प्रदेश में टाटा, अंबानी, बिरला जैसे उद्योगपतियों को वो जगह देंगे और यहाँ उद्योग डल सके। उत्तर प्रदेश मेरा देवी देवताओं का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से कभी गंगा निकली थी, भागीरथ गंगा लाए थे उत्तर प्रदेश में, वो मेरा देश है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ये वो प्रदेश है। यहाँ पे अगर कत्लेआम हो रहा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे हैं, यहाँ व्यापारियों पर जुल्म सितम हो रहे हैं, यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार को जनता के सामने देना। जी, लेकिन मौजूदा सरकार ने बाबा रामदेव का इतना बड़ा प्लांट लगाने के लिए पूरी एक बड़ी परियोजना लॉन्च की है। अभी निवेश को तो वो भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। बाबा रामदेव एक महात्मा है। बाबा रामदेव ने एक उद्योग चलाया है, अच्छी वस्तुएं बना रहे हैं और उन अच्छी वस्तुओं का लोग अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। तो बाबा रामदेव को उन्होंने अगर राहत दी तो उनका उस बात का स्वागत करता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि वो भी इस परंतु बाबा रामदेव के साथ साथ टाटा क्यों नहीं आते, अंबानी क्यों नहीं आते, बिरला क्यों नहीं आते और अडानी क्यों नहीं आते, बाकी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आते, क्यों नहीं? तो आप ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि ये तमाम लोग आकर उत्तर प्रदेश में निवेश करें? निवेश करें, बाहर का निवेश भी आए, भारत के बड़े उद्योगपति उद्योग डाले। मेरठ आज उत्तर प्रदेश आज एक बहुत बड़ा विकसित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा अगर प्रदेश को तो उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ से ऊपर है। उत्तर प्रदेश छोटे छोटे मुल्कों से 10 मुल्कों को जोड़ दो तो इतना बड़ा मेरा प्रदेश है, यहाँ सुरक्षा चाहिए। जी, शारदा साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर से अपनी जातिगत राजनीति के लिए माना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आप पर भी कई मुकदमे दर्ज हुए थे। आपको लगता है कि वो सारे मामला राजनीति से प्रेरित थे? मेरे पे जो मुकदमे हुए, मेरे सारे मुकदमे धरने प्रदर्शन के और भाषण के, और पहले बहुजन समाजवादी पार्टी, बाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पे और उनके दबाव में हुए। मैं किसी मुकदमे से डरता नहीं। मैं अपनी जनता के हित की लड़ाई लड़ूंगा। जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा है, वो मेरा खून का एक एक कतरा मेरी जनता, मेरे व्यापारी वर्ग, मेरे समाज के काम आएगा। मेरे समाज का अगर कहीं पसीने की एक बूंद गिरेगी तो मैं अपने एक एक खून का कतर उनके ऊपर न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटने वाला। जी, शारदा साहब, नोटबंदी का फैसला यूपी में आपकी मदद करेगा या आपको लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत उससे दिक्कतें आ सकती हैं? जाहिर है आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन आम लोग परेशान हो रहे हैं लाइनों में। मुमताज जी, ये जो नोटबंदी का फैसला है
ये वोटों के खातिर हमारी सरकार ने नहीं लिया। हमने एक वादा किया था कि उत्तर भारत से हम काले धन को समाप्त करेंगे। काले धन की समाप्ति के लिए, आतंकवाद की जड़ को खत्म करने के लिए भारत से, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नोटबंदी का फैसला 8 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। राष्ट्र के निर्माण में एक ईंट लग सके ऐसा भारत का हर नागरिक लाइन में लगने के लिए तैयार है। जी शारदा साहब, भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पर एक शहरी पार्टी माना जाता है, शहरी लोगों से ज्यादा जुड़ी हुई होती है, लेकिन क्योंकि आप आरएसएस से जुड़े रहे हैं, आरएसएस के और पार्टी के प्रचार के लिए गाँवों में आपने लगातार दौरा किया है, जितना कि हम आपके बारे में जानते हैं, तो इस शहरी पार्टी के लेबल को हटाने के लिए, ये बताने के लिए कि बीजेपी सिर्फ शहर के लोगों से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है, गांव के लोगों से भी उसका उतना ही गहरा ताल्लुक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, गांव और खलिहान मेरे देश का जज्बा ही नहीं है। गांव खलिहान पे मेरा देश आज भी चलता है। अगर गांव और खलिहान ना हो, नहर और गंगा ना हो, मेरा किसान ना हो, तो कहां से? मेरा किसान खुशहाल नहीं है तो मेरा दुकानदार खुशहाल नहीं हो सकता। किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है। गांव में आज मेरी पार्टी खड़ी है। मानता हूँ पहले जनसंघ टाइम में हमको व्यापारियों की पार्टी कहलाया जाती थी, हम शहरों की पार्टी कहलाई जाती थी, परंतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सपना था, जनसंघ टाइम में एक सपना था कि हम जनसंघ एक विकसित होकर हम ऐसे उभरे कि भारत को हम भारत कह सके, भारत को हम हिंदुस्तान कह सके, इंडिया ना कहें। आज नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। आज मेरा भारत इंडिया न होकर हिंदुस्तान बन गया है, भारत बन गया है। ये हमारी पहचान है, ये हमारी जीत है। गांव से शहर है और शहर से गांव है। अगर गांव खुशहाल नहीं है तो शहर खुशहाल नहीं हो सकता। मेरे किसान की बेटी की शादी अगर नहीं होगी तो मेरे दुकानदार की दुकानदारी नहीं चलेगी। मेरा किसान का और व्यापारी का, मैं समझता हूँ, एक बाप बेटे का रिश्ता है, एक माँ बेटे का रिश्ता है। इस रिश्ते को कोई खत्म नहीं कर सकता। जी, आखिरी और सबसे अहम सवाल शारदा साहब आपसे, मेरठ कैंट से आप टिकट मांग रहे हैं बीजेपी का, आपको ये क्यों लगता है और कौन सी ऐसी दलीलें हैं आपके पास ये बताने के लिए कि आप मेरठ कैंट से बीजेपी की तरफ से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया कभी। पिछली बार में 2009 और 2014 में मैंने मेरठ हापुड़ लोकसभा से टिकट मांगा था, परंतु क्योंकि पिछले 22 वर्षों से मेरी व्यापारी समाज में एक पहचान है और अखिल भारतीय वैश्य महासभा का मैं राष्ट्रीय प्रभारी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष पिछले 16 वर्षों से हूँ और पिछले 7 वर्षों से मैं लघु उद्योग प्रकोष्ठ का व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक रहा हूँ। व्यापारियों में और वैश्य समाज में, हिंदू समाज में मेरी स्वीकृतता है, मेरी पहचान है। मुझे लगता है कैंट विधानसभा से पार्टी का मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं समझता हूँ आसपास की 10-15 सीटों पे मेरे नाम से, मेरे काम से पार्टी को फायदा पहुंचेगा। पार्टी मेरे लिए, मैं पहले कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है और समाज मेरी आत्मा है। मैं पहले कहता हूँ राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है और समाज मेरी आत्मा है। मैं अपनी माँ अगर मुझे जो आदेश देगी मैं वो काम करूंगा। पार्टी मुझे कैंट विधानसभा मेरठ से चुनाव लड़ेगी, वहां से लड़ूंगा, पार्टी का प्रतिनिधित्व करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं मेरे चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा और आसपास के बनियों की वोटे, वैश्य समाज की वोटे, व्यापारियों की वोटे, हिंदुत्व की वोटों में एक रुझान आएगा। पार्टी पर मुझे आजमा के देखे। यानी पूरी तैयारी है आपकी, हर तरीके से हर आंकड़े को अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं आप। आपको लग रहा है वाकई की बीजेपी अगर आपको वहां से चुनाव मैदान में उतारती है तो न सिर्फ जीत का सेहरा आप इस सीट से बीजेपी के सर बांध सकते हैं, बल्कि लोगों के साथ जमीन से जुड़कर उन तमाम सपनों को, उन तमाम ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं उस इलाके के लिए। देखिए, मैंने पहले कहा, मैं राजनीति समाज बनाने के लिए कर रहा हूँ। मेरा बचपन से एक लक्ष्य रहा है कि राजनीति में कुछ करके दिखाऊं। हर आदमी कहता है भगत सिंह पैदा तो हो, मेरे घर में पैदा ना हो। मैं कहता हूँ भगत सिंह पैदा तो हो, परंतु पहले मैं खुद भगत सिंह बन के दिखाऊं। मेरी वो सोच है, मैं जनता के बीच में पहुंचूं, जनता मुझे कहे कि विनीत शारदा को चुनाव लड़ाना, जब मेरी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी को अगर मुझे लड़ाने से फायदा पहुंचेगा तो पार्टी मुझे लड़ाए, मैं सेवा के तैयार हूँ। नहीं तो पार्टी का मैं काम करता आया हूँ। पिछले 20 वर्षों से भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का काम कर रहा हूँ, महानगर कार्यकारिणी से
सदस्य, महानगर उपाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और लघु उद्योग प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक 20 साल से हूँ। अखिल भारतीय वैश्य महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं व्यापार मंडल के अधिकांश पदों पर हूँ। मैं कपड़ा बनाता हूँ। सन 1922 से मेरी कपड़े की छोटी सी फैक्ट्री है। आपके गुजरात, आपके राजस्थान, आपके आंध्रा, तमिलनाडु की सरकार है, वहाँ के राज्यपालों ने हमको इंडिया बेस्ट क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का अवार्ड दे चुके हैं। तो मेरी तो हमेशा सोच रही है कि राजनीति करूं, समाज की सेवा करूं, परंतु मैं टॉप 10 में नजर आऊं। और मैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मोदी जी के दिखाए मार्गों पर हम चल सके, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को हम साकार कर सके, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिखाए मार्ग पर हम चल सके। जी मेरा सपना है, ये मेरी सोच। शारदा साहब, एक बेहद अहम सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कितनी उम्मीद है इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से, कितनी सीटें आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की? 14 वर्ष का वनवास हमारा पूरा होने जा रहा है। 300 सीटों से ज्यादा इस बार हमारी सीटें आने जा रही है। 403 की मेरी विधानसभा है, मैं समझता हूँ 322 सीटों से ज्यादा हमारी सीटें आएंगी। सपा, बसपा और कांग्रेस के डिब्बे गुल हो जाएंगे। सपा की साइकिल ध्वस्त हो जाएगी, बसपा का हाथी जंगल में जाएगा और कांग्रेस का खूनी पंजा जमीन में ध्वस्त हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के होंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रहेगी, राम राज्य की स्थापना होगी। जी, ये मैं कह सकता हूँ। तो मेरी जात को है मौसम पे भरोसा बहुत, हार पिरोलो पहले, फूल बाद में खिल जाएंगे। बहुत भरोसा है इस बार भारतीय जनता पार्टी को, उसके एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को, कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में वो जरूर फतेह हासिल करेंगे। बहरहाल, ये थे हमारे साथ विनीत अग्रवाल शारदा साहब। 20 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लगातार आरएसएस के जरिए भी उन तमाम कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के एक सोच लेकर आगे चल रहे हैं। और खास बात यह है जो उनसे इस मुलाकात में निकलकर सामने आई कि उनको जिद ये नहीं है कि उनको चुनाव लड़कर और विधायक बनकर ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलनी है। वो बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर भी खुश हैं और अगर इस तरीके से उनकी सर्विसेज, उनकी सेवाएं बीजेपी को आगे लेकर जाती हैं तो वो उनके लिए और भी ज्यादा अच्छी बात है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शारदा साहब, आप जुड़े हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में। जाहिर है, जब कोई विकास की बात करता है, जब कोई किसी सूबे की जनता को आगे लेकर जाने की बात करता है, तो जिंदगी का एक सबसे बड़ा उसूल अक्सर काम करता है। और उम्मीद है कि उसी उसूल पर भी पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए विनीत अग्रवाल शारदा साहब आगे बढ़ने की सोच को हमेशा ऐसे ही बरकरार रखेंगे। और वो उसूल दरअसल ये है कि चलो माना कि मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। मेहनत लगातार कर ही रहे हैं शारदा साहब। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको कि वो पूरी ईमानदारी से इसी तरह अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं और जो ख्वाब उन्होंने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के देखे हैं वो मुकम्मल हो। तो ये थी हमारी एक मुलाकात विनीत अग्रवाल शारदा साहब से। 20 सालों से यूपी की जनता की सेवा कर रहे हैं, खासतौर से व्यापारियों के लिए उनके दिल में गहरे जज्बे हैं। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात एक और बेहतरीन शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।